चलिए इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस में सेकंड जो पॉइंट है उस पे आते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है कि ये बहुत बेसिक पॉइंट है और ये आप लोगों ने हो सकता है स्कूल लेवल में पढ़ा भी हो, बहुत बेसिक पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल या एलिमेंट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन से एबव प्लेस्ड होते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो एबव प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, वो अगर रिएक्ट करते हैं किसी एसिड से, देखो पूरा पढ़ लीजिए, मेटल और एलिमेंट विच आर प्लेस्ड एबव देन हाइड्रोजन इन ECS कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, तो ऐसे सभी मेटल या ऐसे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से एबव प्लेस्ड होते हैं और उनकी रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, डाइल्यूटेड एसिड से। ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड में जैसे डाइल्यूट HCl ले सकते हैं हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, तो उनसे रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, है ना। वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है, और हाइड्रोजन से जो एबव प्लेस्ड मेटल होते हैं उनका SRP क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको एलिमेंट का नाम ही नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन इनकी SRP वैल्यूज दे देगा। तो अगर SRP जिस मेटल का नेगेटिव होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो हाइड्रोजन से क्या है? एबव प्लेस्ड है, और हाइड्रोजन प्लेस्ड है तो वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये इसमें फंडा है। बोलो भाई, अंडे का फंडा समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में कई बार तो इस तरह क्वेश्चन पूछाएंगे, जैसे क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपसे कह रहा है कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगी, है ना। अब रिएक्शन पे अगर ध्यान से देखा जाए, गौर किया जाए, जैसे पहली रिएक्शन है, इसमें कॉपर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने में गैस कौन सा रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन। तो ऐसा तो तभी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल जब कॉपर हाइड्रोजन से क्या हो? एबव प्लेस्ड हो, है ना। जबकि कॉपर क्या होता है? नीचे ब्लू प्लेस्ड, इसका SRP पॉजिटिव होता है। तो ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके या एसिड की जगह कोई दूसरा एसिड हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। क्लियर? क्यों नहीं पॉसिबल है, समझ में आ गया? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से बिलो प्लेस्ड है। अच्छा, सेकेंड में कह रहा है निकिल प्लस डाइल्यूट HCl से निकिल क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। इसमें क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी? होगी, है ना। निकिल हाइड्रोजन से एबव प्लेस्ड है। निकिल का SRP क्या होती है? पॉजिटिव होता है, SRP नेगेटिव होता है। यस, कैन पॉसिबल। ठीक है, तीसरी रिएक्शन मरकरी की करा रहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या Hg4 और H2 गैस बनेगा? लो, मरकरी बिलो प्लेस्ड है ना, याद आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखिए मरकरी बिलो प्लेस्ड, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये देखो कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हाइड्रोजन से क्या है? बिलो प्लेस्ड है ना। तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगली रिएक्शन डी वाली, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये हो जाएगी। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि जिंक का SRP नेगेटिव है। दोनों क्लियर? सोडियम परक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके बना रहा है सोडियम परक्लोरेट प्लस हाइड्रोजन। हो पाएगी रिएक्शन? बोलो। ई वाला, यस सर, है ना। सोडियम तो बहुत ऊपर बैठा हुआ है, एल्कली मेटल तो टॉप पे बैठे हुए देखा है।
तो यस हो जाएगा। एल्युमिनियम प्लस एसबीआर हो जाएगा, यस। एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से एवं प्लेस्ड है ना। फिर आपको एक ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीएम प्लस एससीएल। पीएम कहोगे सर ये कौन सा मेटल है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये पीएम जो है एक्चुअली ये अभी पढ़ेंगे 4F सीरीज में, डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें 4F 5F सीरीज के एलिमेंट भी पढ़ेंगे। पीएम जो होता है ये आपका 4F सीरीज का मेंबर है, लेंथेनाइड है एक्चुअली, लेंथेनाइड की कैटेगरी आता है। और आप कहोगे सर लेंथेनाइड तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है ही नहीं, तो हम कैसे जाने कि ये हाइड्रोजन से ऊपर बैठे कि नीचे बैठे हुए। तो ऐसे एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, वैसे ये जब एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है तो ये बात वहीं बता दी जाती है, लेकिन आप लोग यहीं पे इसको ऐड कर लीजिए, इस बात को छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि जितने भी बेटा लेंथेनाइड्स होते हैं, जितने भी लेंथेनाइड्स होते हैं सभी का एसआरपी निगेटिव होता है, सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है। तो अगर कोई लेंथेनाइड का कोई भी मेटल लिख दे और प्लस डाइल्यूट एसिड से सॉल्ट बना दे, हाइड्रोजन गैस बना दे, तो ऐसी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, मतलब फिजिबल होगी, है ना। तो यस ये फिजिबल है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव डेटा है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। लेंथेनाइड, अच्छा तुमने रूल छूट गया। रूल ये वाला रूल पढ़ा है ना, पढ़ो जरा इसको। हाँ एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट शायद करार कर दिया हो गया पिछले, उसी के आगे करा है ना। तो रूल क्या है, पढ़ो जरा। ये रूल है, वो रूल कह रहा है कि अगर कोई भी मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन जो है ना उससे ऊपर बैठा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब उसका एसआरपी नेगेटिव है इनडायरेक्टली, तो वो अगर किसी भी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस 100% रिलीज कर देगा, है ना। तो ऐसी रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल होती है। तो वही हम लोग इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। और जितने भी लेंथेनाइड्स होते हैं सबका एसआरपी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोई भी लेंथेनाइड कौन कौन से होते हैं याद है, 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइड, याद कर लो, ये याद कर लो। सीरियम, प्रोमेथनियम, देखो ऐसे जाने से ना, सिप्रा, नई पैन संभालो, है ना, सिप्रा किसी के नाम है, सिप्रा नई पैन संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, ठीक है। क्लास में कोई सिप्रा तो नहीं है, सिप्रा नई पैन संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो। एक तुम यामाहा लूटो, है? एक तुम यामाहा लूटो, ठीक है। तो कितने हो गए, 14 एलिमेंट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट। तो इन सभी का एसआरपी क्या होता है, निगेटिव। अगर इनमें से किसी की भी रिएक्शन अगर किसी डाइल्यूट एसिड के साथ करा दिया तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, वो अपना सॉल्ट बना लेगा, जैसे HCl के साथ कराएंगे तो वो क्लोराइड बना देगा और कौन सी गैस यूज कर देगा, हाइड्रोजन। अच्छा इन सबकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, तो पढ़ेंगे हम लोग वहां पे ब्लॉक में, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे कोई पूछेगी कि स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या होती है +3, ठीक है। तो अपने +3 ऑक्सीडेशन, जीरो से जाएंगे तो किसमें आएंगे, +3। मतलब रिएक्शन लिखना हो तो लिख सकते हो, नीचे देखो ये रिएक्शन में लिखा भी होगा, पीएम सीधे किसमें गया, PMCl3 में गया, क्योंकि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेंथेनाइड से स्टेबल ऑक्सीडेशन +3।
ठीक है, तो बस दो पॉइंट ये हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। आते तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है, देखिए ये वाला आप लोग छोटी क्लासों में उसे पढ़ा दिया था एक्टिविटी सीरीज के नाम से। 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है वहां ये बात बता दी जाती है। बोला जाता है कि ऐसे एलिमेंट या मेटल जो कि विच प्लेस्ड अबव देन अदर एलिमेंट, ठीक है, इन ईसीएस कैन डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन रिजॉल्व। ये कह रहे हैं कि ऐसे मेटल जो किसी दूसरे मेटल के स्पेक में ऊपर बैठे हुए वो अपने से नीचे बैठे वाले जितने भी मेटल है उनको उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्लेस का तात्पर्य रिडक्शन से है, ये ध्यान रखना है। वैसे बुक्स में तो रिड्यूस डिस्प्लेस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी लॉजिक ध्यान रखना कि डिस्प्लेस का मतलब रिडक्शन से है कि ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे डिस्प्लेस वर्ड का मीनिंग रिडक्शन से है ना, क्योंकि ऊपर बैठा होगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने नीचे वालों की कंपेरिजन में, है ना। तो ऐसे समझ लो कि जो एबव प्लेस्ड एलिमेंट होते हैं वो अपने से बिलो प्लेस्ड एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिड्यूस कर देते हैं। डिस्प्लेस करने मतलब रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ईसीएस में जो जितना ऊपर बैठा है वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन माना जाता है और इस पे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन एक जरूर आता है। सीबीएसई या एससी दोनों के लिए बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का केवल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं, हाँ, तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, है ना, बात समझ आ रही। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सभी को कि ऐसे मेटल जिनका एसआरपी क्या होता है, निगेटिव होता है ना, या मोर निगेटिव होता है, वो अपने से लेस निगेटिव एसआरपी वाले एलिमेंट को या पॉजिटिव एसआरपी वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। सॉल्ट के सॉल्यूशन मतलब समझ लो, उनके सल्फेट के सॉल्यूशन से, उनके नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, उनके हैलाइड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। बोलो भाई, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन रिएक्शन कैन अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ रिएक्शन लिख के दिखाई गई है और आपसे पूछा रहा है कि कौन सी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में अकर होंगी, ठीक है। इसमें पहली रिएक्शन है कि जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, कॉपर सल्फेट से। तो पूछ रहा है कि रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो देखो पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि देखो आप अगर एक बार रिएक्शन ही लिख डालो, है ना, होगी नहीं होगी बात ही बात। अगर होगी तो क्या होगा, कॉपर किसको डिस्प्लेस मारेगा, जिंक को डिस्प्लेस मारेगा उसके सॉल्ट के सोल्यूशन, जिंक अलग हो जाएगा, है ना, और कॉपर खुद अपना क्या बना लेगा, सल्फेट, है ना, वो सॉल्ट बना लेगा। तो अगर ये रिएक्शन होगी तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए कि क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को। तो आप कॉपर की प्लेसमेंट देखिए और जिंक की प्लेसमेंट देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जिंक ऊपर बैठा है कि कॉपर ऊपर बैठा है, जिंक ऊपर बैठा है ना। जिंक का एसआरपी कुछ निगेटिव में 0.65 होता है और कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे बैठा है, इसका तो प्लस में 0.34 होता है ना। कोई एसआरपी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन प्लेसमेंट जरूर वो आपको, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल से आपने याद कर ली होगी तो आपको मेरी बात एक बार में समझ में आ रही होगी। तो जिंक कॉपर से एबव प्लेस्ड है, तो जिंक को तो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, लेकिन कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। तो लिख लो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्चुअली ये कराए रिएक्शन तो होगी ही नहीं रिएक्शन। जिंक कॉपर जो है जिंक सल्फेट से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे सेकेंड रिएक्शन, ये आप लोग बताइए, सोडियम क्या डिस्प्लेस कर पाएगा एल्यूमिनियम को, कर देगा, कर देगा पक्का, कर देगा। सोडियम एवं प्लेस्ड है और रिएक्शन हो जाएगी। अगर कोई पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग बता भी सकते हैं कि सोडियम ना खुद क्या बना देगा, सल्फेट, और एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यस ये होगी, यस
ठीक है, तो पहली वाली नहीं हो रही थी लेकिन सेकेंड वाली हो गई। ठीक है, क्लियर है। थर्ड रिएक्शन देखिए, निकिल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के सॉल्ट के सॉल्यूशन से करा रहे हैं, क्या डिस्प्लेस कर पाएगा निकिल? टिन को करेगा ना। निकिल ऊपर बैठा हुआ होगा, जस्ट ऊपर बैठा था, मुझे याद है, जस्ट ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, तो वही कर लो। अगर जस्ट ऊपर बैठा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगी रिएक्शन। NiCl2 हो जाएगा प्लस 3, यस हो जाएगी। अच्छा, अगले ब्रोमीन की HCl से करा रहा है। तो होगी नहीं होगी, क्यों? ब्रोमीन नीचे है ना, देखो जरा। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा कि ब्रोमीन नीचे है, कि क्लोरीन नीचे है। ब्रोमीन ऊपर है भाई। हो जाएगी। तो देखो इसमें इसमें कई कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। इसमें गड़बड़ क्या होने चांस है कि हम लोग प्लेसमेंट अगर देख के बोलेंगे, तो अभी हम लोगों ने प्लेसमेंट देखी कि ब्रोमीन ऊपर बैठा हुआ है तो डिस्प्लेस कर देना चाहिए, बट आंसर नो होगी, नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। रीजन मुझे कोई बता दो क्यों ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? हाँ यार, SBr अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल। और बोला ये एसिड है। एक तो डाउट डाउट वाली बात तो नहीं है, क्योंकि रूल में बोला जाता है सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस, और ये एसिड है। डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। देखो इसमें आप लोग जो सबसे मेन बात है उस पर नहीं ध्यान दे रहे। जैसे ऊपर वाली जो रिएक्शन हो रही है तो उसमें अगर गौर करो आप ध्यान से देखो कि देखो जो मेटल डिस्प्लेस हो रहा है उसके साथ हो क्या रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे एल्युमिनियम डिस्प्लेस हो रहा है सेकंड रिएक्शन, तो जरा देखो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ गिर गई 3 और वो जा रहा है 0 में, इसका मतलब जो डिस्प्लेस हो रहा है वो खुद रिड्यूस होके जा रहा है ना, उसका एक तरह से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। टिन देख लो, टिन 2 प्लस से 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस वर्ड का तात्पर्य हमने कहा था रिडक्शन से। अच्छा, एक सेकंड ये रिएक्शन लिख दो आप, है ना, क्योंकि जब तक लिखोगे ना तब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी। आप मानो कि रिएक्शन हो गई, ठीक है, एज्यूम करो और खटाखट लिख डालो, क्या बनेगा? एसबीआर बनेगा और क्लोरीन बनेगा। अब देखो कि यार क्लोरीन डिस्प्लेस होने से पहले क्या ऑक्सीडेशन नंबर थी, -1, और डिस्प्लेस होने के बाद क्या हो गई, 0। अरे क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, और हम लोग रूल लगा रहे हैं कौन सा, रिड्यूस होने वाला। हम लोग रूल लगा रहे हैं ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, तो कर भी देना चाहिए, ऊपर वाला अच्छा है रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्लोरीन यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला रूल देखना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चीज इन जनरल इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जस्ट उसी का उल्टा बोलो तो इसका रूल बन जाएगा भाई। भाई ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को आसानी से रिड्यूस कर देता है, तो इसी का उल्टा क्या होगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो नीचे कौन बैठा है, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन तो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, है ना। क्योंकि वो जो जो कन्वेंशनल रूल दिया गया है वो बिल्कुल सही बात है। जैसे इस बच्चे ने बोला था ये बात कि सॉल्ट के लिए दिया गया है ना, मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट हमेशा रिड्यूस होकर 0 में आते हैं,
मेटल अपनी किसी प्लस वाली ऑक्सीडेशन नंबर से रिड्यूस होकर जीरो में जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो नॉन मेटल दे दिया गया है ना, HCl। तो HCl पे लिया तो मेटल नहीं, ऊपर से नॉन मेटल, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए वो उसका उल्टा रूल लगता हुआ दिख रहा है ना। तो उस रूल से आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी का रिवर्स रूल समझ के बोलो तो आंसर सही आएगा। तो ये रिएक्शन हो कि नहीं सही देखा है ना। तो क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। थोड़ा सा एक लाइन में रीजन भी लिख देना, तो मेरे को जगह कम है तो आप लोग लिख देना। चलिए तो लिख लो नो रिएक्शन। रीजन क्या लिखते हैं, बिकॉज ब्रोमीन, because the oxidizing power of bromine is less than chlorine। ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से कम है, इसलिए ब्रोमीन क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, ठीक है। सो ब्रोमीन कांट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन इनटू Cl2, इसलिए नहीं पाएगी। चलो अच्छा, नीचे वाला तो बता ही सकते हो, 5 वाला क्या कैल्शियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, कर देगा। तो देखो ऊपर कैल्शियम बैठा है कि पोटेशियम बैठा है, पोटेशियम ऊपर बैठा है, तो कैल्शियम नीचे बैठा है, और यहाँ वो रिड्यूस होके जाएगा, ऐसे उसको चेक कर लिया भाई, +1 से 0 में जाएगा तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा, लेकिन इसमें उल्टा है, कैल्शियम नीचे बैठा हुआ है, इसलिए वो ऊपर वाले को कैसे रिड्यूस करता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी ना। बोलो भाई, एक ये रिएक्शन बहुत फेमस है, जब लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां सिल्वर की मेटलर्जी में एक ये रिएक्शन आती है, और वहां पे होता क्या है कि एक सिल्वर का ये साइनाइडो करके, अर्जेंटो साइनाइड करके कॉम्प्लेक्स हम लोग तैयार करते हैं, और उसकी रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ कराते हैं। तो जिंक क्या करता है, खटाखट रिएक्ट करके सिल्वर को बाहर निकाल देता है। यहाँ से हमें सिल्वर, प्योर सिल्वर, 100% प्योर तो नहीं होता है वो, 92% के आसपास प्योर सिल्वर, क्रूड सिल्वर मिल जाता है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसका रीजन ECS में छुपा हुआ, इसी रूल में छुपा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक क्या है, एवोप्लेज है, किससे, सिल्वर से, इसी वजह से जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, ये सब ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग ज्यादातर पढ़ा था कि पानी के अंदर आयनाइज नहीं होते, तो ठीक है पानी के अंदर आयनाइज नहीं होते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो सकती है ना। मैंने इसके लिए थोड़ी ना मना किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ से एक बात आपको और ऐड कर लेनी चाहिए, आपको ये क्लिक करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वाटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डब्बे वाला आयन होता है वो आयनाइज नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो अपने से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाले मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, वो मेटल अपने से बिलो प्लेस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन गिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं, बस शर्त है कि जिसके साथ हो रही रिएक्शन वो मेटल उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल बैठा हुआ है सेंट्रल एटम, उससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अच्छे का मतलब यार स्ट्रॉन्ग से, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी रिएक्शन, जिंक बेटा डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर, है ना, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ये रिएक्शन काफी पॉपुलर भी है, और इस तरह से हमें सिल्वर, क्रूड सिल्वर मिल जाता है ना। सिल्वर यहाँ पे क्रूड इसलिए बोलना क्योंकि 100% प्योर नहीं होता, कुछ इसमें इम्प्योरिटी, जैसे गोल्ड की कुछ इम्प्योरिटी रहती है, गोल्ड में इतना थोड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन 90 के ऊपर % में प्योर मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, बोलो यदि वाला ही समझे। अभी क्वेश्चन में पहले तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको कराता हूँ, एक बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा था, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन,
मतलब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इलुस्ट्रेट करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन में तो लैंग्वेज फॉर्म में दिया है। ऐसे दिया जाएगा कि जैसे मान लो कोई सिल्वर का स्पून दे देगा, सिल्वर का क्या है ये, स्पून, सिल्वर स्पून, और आपने चांदी का मतलब चम्मच लिया है ना, और उसको आपने किस में डिसॉल्व कर दिया, हाँ उसको ऐसा करते हैं, चलो कॉपर सल्फेट कर देते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक, बोलो। अच्छा, एक केस में आपने उल्टा काम किया, इसका जस्ट अपोजिट काम किया। एक केस में आपने कॉपर का स्पून लिया, कॉपर का स्पून है ना, कॉपर मतलब कॉपर में क्या होता है, तांबा होता है, कॉपर स्पून, और अब की आपने इसको किसमें डिसॉल्व किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, क्योंकि सिल्वर का नाइट्रेट ही वाटर में सॉल्युबल होता है, बाकी सब तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बाकी और कोई बोला भी नहीं जाएगा, सिल्वर के हैलाइड सब कुछ भी बना देते, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो दो सिचुएशन आपके सामने रखी जाएंगी कि एक केस में सिल्वर स्पून कॉपर सल्फेट में डिप करके रखा हुआ है ना, ऐसे इसमें ऐसे, ठीक है, एक में आपने कॉपर स्पून उल्टा सिल्वर नाइट्रेट में डिप करके रखा हुआ है। पूछा आएगा विच स्पून इज सेफ इन गिवन कंडीशन, कौन सा स्पून सेफ रहेगा, सिल्वर वाला है, क्यों, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो आप लोग, व्हिच स्पून इज सेफ। अच्छा, ये प्रैक्टिकली इस तरह के एक्सपेरिमेंट लैब में आप कर भी सकते हो, कॉपर का स्पून ना मिले तो आयरन का ले लिया जाता है, नॉर्मली स्टील के स्पून तो सबके घरों में होते हैं, सिल्वर का तो मिल भी जाएगा। व्हिच स्पून इज सेफ इन गिवन सॉल्यूशन, तो आंसर आपने क्या दिया, सिल्वर स्पून। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो रीजन भी पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में पूछता है ना, रीजन भी बताना होगा, तो क्या बोलेंगे, रीजन क्या बोलेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज सिल्वर इज बिलो प्लेस्ड, है ना, बिलो प्लेस्ड देन कॉपर इन ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, सो इट कांट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। रिएक्शन, इसमें रिएक्शन लिख के दिखा देना कि सिल्वर की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो होगी ही नहीं, क्योंकि सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करता है ना। लेकिन जो दूसरा बीकर है पड़ोस वाला, उसमें रिएक्शन हो जाएगी, है ना, उसमें कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर जाएगा, उसके एक्वस सॉल्यूशन के सॉल्ट से वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट, इसमें कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर वही बात है ना, जिसमें मेटल रिएक्ट कर जाएगा उसमें उसका स्पून सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप सेकंड बीकर में आप कॉपर का स्पून रख के गए, कुछ देर के बाद देखोगे कि कॉपर के स्पून के ऊपर क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी, किसकी कोटिंग आएगी, सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। मतलब देखने में तो अच्छी बात है, चांदी का चम्मच दिखेगा, लगेगा कि सिल्वर की एक उसमें एक लेयर कोट हो गई पूरी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से आगे पढ़ेंगे भी, कई बार ये जानबूझ के करानी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ज्वेलरीज जो होती है उसमें आर्टिफिशियल मतलब कि आपने सुना हो, एक तो ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो गोल्ड की तरह दिखती है लेकिन गोल्ड होती नहीं है। लेकिन कुछ पॉलिश वाली ज्वेलरी भी आती है कि वो पूरा गोल्ड नहीं होता, अंदर जो भी है ना, कॉपर है, आयरन है ना, एलॉय होते जाता है, ऊपर से वो गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं, तो बिल्कुल लगेगा कि गोल्ड है ना,
वो मेले में बिकने वाली नहीं, मेले के बिके वो तो दूर से समझ में आती गोल्ड नहीं है, ठीक है, वो तो पता नहीं क्या पोत देते हैं, ठीक है। लेकिन सिल्वर की तो उसमें एक्चुअली होती है कोटिंग, वो उतनी महंगी, क्योंकि प्योर सिल्वर क्या है, गोल्ड है, प्योर गोल्ड तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन वो ज्वेलरी थोड़ी सस्ती मिल जाती है, चोरी हो गई कोई डर वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आजकल वो ज्यादा फेमस है। तो वो कैसे होती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा कि आपको वो इतनी प्रॉपर थोड़ी ना होगी, यहाँ तो बस वो एक कोट हो जाएगी, उसके पार्टिकल धीरे चिपक जाएंगे, आप ऐसे उंगली से भी करोगे ना तो वो सब आपके हाथ में आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाली होगी, वहां पे क्या होगी, आप ऐसे रगड़ोगे ना तब भी नहीं छूटेगी, परमानेंट कोटिंग होगी, उसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिपॉजिट कराया जाता है, वो बहुत फाइन होती है, मतलब कौन सा, हाँ उसमें देखो रिएक्शन बहुत देर तक तो नहीं चलेगी, बस उसकी जो सबसे अपर वाली लेयर है, मान लो कि ये सबसे अपर वाली लेयर, इसमें रिएक्शन हो जाएगी, इसके अपर लेयर के जो कॉपर के पार्टिकल है ना, वो निकल निकल के बाहर आ जाएंगे और उसकी जगह सिल्वर आयन आके बैठ जाएंगे, उधर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, और जैसे एक कॉपर बाहर आया Cu से Cu2+, तो एक सिल्वर आयन Ag+ से Ag में आके चिपक जाएगा। तो ऐसे समझो कि उसकी सबसे जो अपर लेयर के पार्टिकल होंगे दे गेट्स ऑक्सीडाइज, और उसकी जगह सिल्वर के कोट हो जाएंगे, लेकिन पूरे बल्क में नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बल्क में, तो अपर सरफेस तक रहेगी, और वो अनस्टेबल रहेगी, तो उसको आप ऐसे रगड़ोगे कस के तो वो सारे पार्टिकल आपके हाथ में ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा चम्मच तो सेफ नहीं रहा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेफ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाला कर लो, उसमें भी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है। If a spoon of copper metal is placed in the solution of ferrous sulfate, कॉपर का स्पून कह रहा है कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया गया, क्या क्या हो सकता है, सोचो कॉपर ऊपर बैठा है कि आयरन, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कॉपर डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो एक ऑप्शन कह रहा है कॉपर का, नहीं कॉपर तो तब होता है प्रेसिपिटेट जो उल्टा होता सीन है ना, आयरन विल प्रेसिपिटेट, रिएक्शन ही नहीं होगी ना इसमें, ए भी होगी गलत, सी कॉपर एंड आयरन दोनों कैसे हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है, तो डी सही है, नो रिएक्शन, ठीक है, इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्लियर हो गया क्यों नहीं भाई, कॉपर बिलो प्लेस्ड है, जिससे आयरन इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर कांट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा, बस आपको बेसिक बात पता होनी। अगला पॉइंट, ये लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है, इसमें बोला होता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। इसमें बोल रहे हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, मेटल ऑक्साइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, वो टॉप टू बॉटम मूव करने पे डिक्रीज करती है ना, मेटल ऑक्साइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम मूव करने पे डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है ना, टॉप टू बॉटम मूव कर रही है तो एसआरपी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा, और जैसे जैसे मेटल का एसआरपी इंक्रीज होता है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल आप लोगों ने एस ब्लॉक में पढ़ा था, जब जब आप लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो वहां पे एक जगह ये पॉइंट आया भी था, ये जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड होते हैं, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड, ये थर्मली स्टेबल होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड ले लो आप और उसको खूब हीट करो, है ना,
उसके धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। पहले 100 पे हीट करो तो देखोगे कुछ होगा नहीं, फिर 200 पे हीट करना शुरू कर दो तो भी कुछ नहीं होगा, फिर 300 पे हीट करो तो भी कुछ नहीं होगा। आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना, पता लगा इसका कुछ 1200 कुछ होता है, तो जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो ये मेल्ट कर जाएगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मॉडल, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम अलग हो जाए O2 अलग है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा नहीं, कतई नहीं देखने को। हाँ, लिक्विड होने के बाद आप फिर टेम्परेचर बढ़ाते रहो, एक समय आएगा वो वेपर फेज में पहुंच जाएगा, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा, इतने अनस्टेबल होते हैं। एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड बोलते हैं, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। ये बोलते हैं कि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, इनका मेल्टिंग बिफोर मेल्टिंग पॉइंट ये डिकम्पोज ही नहीं होते, बिफोर मेल्टिंग पॉइंट ये डिकम्पोज ही नहीं होते, इतने अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और नीचे आओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो बीच में कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट आपको मिलेंगे, है ना, जैसे कॉपर मिल जाएगा आपको। तो कॉपर का जैसे ऑक्साइड है, इसको हीट करो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन होगा ठीक, जैसे इसके लिए कोई टेम्परेचर होता है 350 के नियर बाय, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, कॉपर 0 में चला जाएगा, O2 गैस नहीं, ठीक है। और अगर नीचे आए जैसे सिल्वर और मरकरी के लिए बुलाता है कि ये दो ऑक्साइड तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, हाईली थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं, है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और एक और जरा नीचे आओ तो सिल्वर के नीचे प्लेटिनम बैठा हुआ है ना। प्लेटिनम का ऑक्साइड तो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही डिकम्पोज जाता है, या इनडायरेक्टली आप इसे ऐसे ही समझ सकते हो कि ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि देखो अगर कोई ऑक्साइड अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है क्या रूम टेम्परेचर? नहीं है, तो थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑक्साइड ही कम होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? अच्छा तो बिल्कुल सही, इस रिएक्शन से देखो पकड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि सोडियम माना कि जाता नहीं है NaO2 में, लेकिन मान लो कि जा रहा है, तो सोडियम के साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये ऊपर वाले तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई, जितना ऊपर बैठा हो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरों को रिड्यूस आसानी से कर देंगे लेकिन खुद रिड्यूस नहीं होंगे, है ना। ये वो है मतलब इंडियन सोल्जर से एक तरह, है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन झुकाएंगे नहीं, ठीक, सही बोल रहा हूँ तो मैं उल्टा तो नहीं बोल दिया तो सोडियम +1 से 0 में कभी नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छा। लेकिन जैसा जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे से डी ब्लॉक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो जाते हैं। ये इतने ही ज्यादा, ये इतने नीचे बैठे हुए हैं कि इनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगभग 100 डिग्री के आसपास ये डिकम्पोज है ना। तो रीजन बस यही है, SRP वैल्यू बढ़ रही है तो खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। हायर द SRP मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, ठीक है। बोलो नहीं आवाज समझ में आ रही? तो गला बैठा हुआ है क्लियर आ रही है, क्योंकि बीच में 3-4 दिन से वायरल फीवर भयानक हो गया था। भयानक क्या मतलब वो इतना कोरोना में नहीं हुआ था, उससे इस बार फीवर में परेशान कर दिया, है ना। जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, एलोपैथिक खाते हैं जल्दी सही करने के लिए, उनका साइड इफेक्ट आप समझ में आ रहा है। फीवर तो उतर गया है लेकिन अभी भी क्या है कि लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब बिल्कुल लगता नहीं कि
सुन्न पड़ गया चीजें इनको। हम बोलना तो तेज चाह रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है बहुत धीमे बोल रहे हैं, तो कान बंद से नहीं हो जाते, वैसे चल रहा है इस समय बिल्कुल। तो इसलिए पूछ रहे हैं, मेरी बात हम लोगों को समझ में आ रही है। ये करते हैं, देखो एक क्लास लेंगे और कभी तो और सही होगा, डिस्कशन कराते हैं। से कोरोना आया तब से बड़ा, पहले फीवर इवर को इतना मानी हम तो कई बार ऐसा वो फीवर है, दवा खाई हुई है, पढ़ा रहे आराम से। चलो चलो, तो ये तो हो गया है ना। इसमें ये कुछ होमवर्क लिखा हुआ था, ये उसी का होमवर्क है, जितना ये सेक्शन है वो भी इतने में हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है गैल्वेनिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर में सबसे मेन वेटेज वाला जो क्वेश्चन बनते हैं गैल्वेनिक सेल से बनते हैं। गैल्वेनिक सेल का एक नाम और है वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल इज आल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल, है ना, इस नाम से भी पहचाना जाता है। अच्छा, और सबसे पहला जो गैल्वेनिक सेल बनाया था वो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है। और उन्होंने जो गैल्वेनिक सेल बनाया था उसमें जिंक प्लेट को एज ए एनोड इलेक्ट्रोड लिया था, ठीक है, और कॉपर को एज ए कैथोड। तो हम लोग यही वही वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मेटल कोई भी हो सकते, बोला तो ये जाता है कि अभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ही चुके हैं, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आपको कोई गैल्वेनिक सेल बनाना है तो आप अपनी पसंद का कोई भी मेटल, दो मेटल सेलेक्ट, ठीक है। ये जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें अपनी पसंद के कोई भी दो मेटल सेलेक्ट कर लो और उनके इलेक्ट्रोड तैयार कर लो, है ना। जैसे वोल्टा ने क्या किया था, एक जिंक ले लिया था, एक कॉपर ले लिया था, तो उन्होंने जिंक और कॉपर को लेके बनाया था गैल्वेनिक सेल। लेकिन आज की डेट में हम लोग n नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। आप कोई भी दो मेटल ले लो, जैसे आप आप कोबाल्ट को लेना चाहते हैं, कोबाल्ट और टिन को लेकर एक इलेक्ट्रोड बना दिए, एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। आप आयरन और सिल्वर को लेके बना दिए, बन जाएगा। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसी भी दो मेटल को लेकर एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, है ना। दो मेटल रिक्वायर्ड होते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। आज की डेट में तो हम लोग गैसों के भी बना लेते हैं गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी पढ़ेंगे टॉपिक भी गैस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अभी तो हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो वोल्टा ने जो बनाया था सबसे पहला गैल्वेनिक सेल, उसमें उन्होंने जिंक को कैसे लिया था, एज ए एनोड। जिंक की प्लेट जो ली थी वो एनोड की तरह बिहेव कर रही थी, ठीक है, और कॉपर एज ए कैथोड। जिंक एनोड, कॉपर कैथोड, ठीक है। अच्छा, ये देखो एक डायग्राम है, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझना है तो पूरा डायग्राम से बहुत अच्छे समझ सकते हो। देखो इसमें आपको दो बीकर दिख रहे होंगे। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमें दो बीकर चाहिए होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड रखा हुआ है, राइट साइड रखा हुआ है। लेफ्ट साइड हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। लेफ्ट साइड ये कन्वेंशन बोल रहा था कि लेफ्ट साइड हमेशा किसको लिया जाता है, एनोड को, और राइट साइड कैथोड, ठीक है। वोल्टा ने क्या किया था, जिंक को एज ए नोड लिया था। तो जिंक की एक प्लेट लिया हुआ है, ये देखो प्लेट आपको दिख रही होगी, ये आपकी जिंक की प्लेट। और जिस मेटल की प्लेट ली जाती है उसको उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाता है। डिसॉल्व नहीं करते, वो डिप कर देते, वो कोई डिसॉल्व नहीं होती है, बस उसको डिप कर देते, ठीक है। अच्छा, और कॉपर की प्लेट जैसे कैथोड, तो उसको उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, है ना। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है।
कि जो मेटल लेते हैं, जैसे जिंक ले रहे हैं तो जिंक ऐसे, अगर आप जैसे यहाँ पे सिल्वर लेते हैं तो यहाँ पे फिर क्या लेते हैं, सिल्वर का ही कोई ऐसा सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल है, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। अब ऐसे मैं कॉपर की जगह आयरन लेना चाह रहा हूँ, तो आयरन की प्लेट को किस पे डिप करूंगा, आयरन के आयरन में तो सल्फेट भी ले सकते हैं, नाइट्रेट तो सदाबहार, नाइट्रेट तो सभी मेटल के सॉल्युबल होते हैं, वो सेल बनाते समय सबसे सेफ रहते हैं, ठीक है, वो आसानी से ले सकते, सभी के ले सकते, ठीक है। अच्छा, और ये बीच में एक ये क्या लगा हुआ है, को ये समझ आ रहा है, सॉल्ट में बहुत में ये एक क्या होती है, इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड क्या होती है, ग्लास, इसके दो माउथ होते हैं, एक माउथ डिप कर देते हैं इधर एनोड वाले कंपार्टमेंट में और दूसरा माउथ इस तरह से उसको फिट किया जाता है ना, इस तरह से वो इंटरलिंक रहती है, और ये दोनों जो प्लेटें हैं इनको कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, किससे, गैल्वेनोमीटर से, जी जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिवाइस क्या मेजर करती है, करंट, आजकल तो गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज दोनों मेजर करते हैं, तो लैब में आते हैं, लैब में देखे होंगे आपने, है ये, मतलब यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये करंट तो बताएगा ही, वोल्टेज भी बताएगा कितना आउटपुट है इस सेल का, ठीक है। हम लोग का मेन मकसद एक्चुअली वोल्टेज सही करना है। अच्छा, तो ये तो अरेंजमेंट हो गया, अब जब ये अरेंजमेंट करते हैं तो ये सेल वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग को भी समझना जरूरी है, ठीक है। देखो ये थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के रिगार्डिंग एक छोटा 2-3 लाइनें लिखी हुई है पॉइंट में, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल में पहला पॉइंट है, इट हैज टू हाफ सेल, गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो हाफ सेल होते हैं, ईच हैविंग अ बीकर कंटेनिंग अ मेटल स्ट्रिप विद दैट डिप्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों में कोई ना कोई मेटल स्ट्रिप होती है और वो उसके एक्वस सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप रहती है ना, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, जो ये मेटल स्ट्रिप्स है इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, एंड कनेक्टेड बाय, जो ये मेटल स्ट्रिप है ये आपस में कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू आपस में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, टू सॉल्यूशन आर कनेक्टेड विद अ सॉल्वेंट, जो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, एक्चुअली ये जो जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो ये आपस में किससे कनेक्ट हो जाते हैं, सॉल्ट में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर एट द सेपरेट इलेक्ट्रोड, बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हाफ रिएक्शन होती है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड में होती है, ठीक है, और एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, चाहे मेटल कोई भी हो, यहाँ पे जिंक है लेकिन हो सकता है कोई और भी दिखेगा यहाँ, और कैथोड में चाहे कोई भी मेटल हो, ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। गैल्वेनिक सेल में ये ऑलवेज एप्लीकेबल वाला पॉइंट है कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, मतलब ये बात सभी गैल्वेनिक सेल के लिए वैलिड है, ठीक है, मेटल चाहे कोई भी ले ले, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के बारे में उसने एक बात बोली है, ये सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप का इन्वर्टेड ट्यूब होता है दैट कंटेन्स जेल परमिएटेड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये खाली नहीं होती है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये कोई खाली नहीं होती, इसके अंदर भी ये क्या होता है, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जैसे सबसे ज्यादा ये ले लिया था पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, इसके सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। लेकिन एक इसमें सोचने वाली बात है कि अगर आप केवल जैसे पोटेशियम नाइट्रेट फिल करोगे, है ना, सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो ये तो इधर से गिर जाएगा, आधा इधर गिरेगा आधा इधर गिरेगा, तो ऐसा ना हो कि ग्रेविटी के इफेक्ट से वो पूरा बाहर आ जाए, ऐसा, क्योंकि लिक्विड होगा तो कैसे रोक पाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में नहीं फिल करते, उसका सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते, जेली सॉल्यूशन बना लेते,
जैसे टूथपेस्ट आप लोगों ने देखा है ना, टूथपेस्ट के अंदर जो पेस्ट होता है वो ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है कि अगर आप उसको पलट दो तो अब जो ऐसा तो नहीं सब पूरा अपने आप गिर जाता है, ऐसा होता है नहीं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि आप दबा रहे हो निकल ही नहीं रहा है, जब बहुत प्रेस करोगे, हल्का सा प्रेस करो तो निकलता भी है, क्योंकि ना तो पूरी तरह सॉलिड होता है ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, इसलिए जेल टाइप का होता है, इसलिए जेल टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पर यूज किया, ठीक है। और जेल टाइप सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें एक सॉल्वेंट लिया आता है अगर अगर नाम, ठीक है। जैसे आप इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, देखो जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो ये तीन होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है, पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है, एक्सेट्रा। मेनली यही तीन जो सॉल्वेंट में यूज किया जाते हैं, और इनको लेते हैं और इनका हम लोग अगर अगर के साथ मिक्स करके इसका एक सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट बना और वो पेस्ट फिल कर देते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स ट्यूब के अंदर, पेस्ट या जेल बोल सकते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जनरली ट्यूब इज फिल्ड विद a paste of agar agar powder with a natural electrolytes with porous plug at each mouth of it, ठीक है, और उसके दोनों माउथ पे कोई पोरस प्लग भी फिट कर देते हैं, ज्यादा कॉटन प्लग यूज करते हैं लैब में, है ना। तो बेसिक बात तो समझ में आ गई होगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट जैसे वो इसको बोल रहा है अगर अगर कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ना हो कि वो रिएक्ट करे, है ना। जैसे अगर है कि वो रिएक्ट नहीं करता है, बस वो एक सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट तैयार करने के लिए एज सॉल्वेंट लिया जाता है, लेकिन वो इनर्ट नेचर का होता है, तो इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे ही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को प्रेफर किया जाता है ना, तो नीचे लिखा हुआ है अगर 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 पाउडर, ठीक है। तो ये तो मेन बात है, मैं आपको बता दी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। अब आते हैं कि ये सेल वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग क्या कैसे होती है, वर्किंग के से रिलेटेड पॉइंट है ना। कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछ सकते हो, ठीक है। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होते हैं, दो मेटल के स्ट्रिप्स या मेटल के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और उन मेटल को उन्हीं के एक्वस सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और बीच में एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में भी कोई इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, ज्यादातर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, इनमें से ही कोई डिफर करते हैं और इनको डायरेक्ट नहीं फिल करते, इसका अगर अगर के साथ क्या बना लेते हैं, पेस्ट टाइप का सेमी लिक्विड सॉलिड टाइप का है ना सॉल्यूशन, वो फिल करते हैं, है ना, जेल लाइक सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो ये बस कंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मेटल आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे वोल्टाइक सेल का डायग्राम बना हुआ है तो मैं जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा होगा तो मेटल बदल जाएगा, है ना, बाकी प्रोसीजर है वही रहेगा, ठीक है। चले आगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें समझ आएगी कि ये सेल वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोड पे अलग अलग हाफ रिएक्शन चल रही है। एनोड में हमेशा क्या होता रहता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप एनोड मतलब कि जैसे आपने जिंक की प्लेट दिया है और जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है, तो होगा क्या कि जिंक एटम ऑक्सीडाइज होने लगेंगे।
अब उस डायग्राम में अगर वापस आए जरा एक सेकंड, तो जैसे ही आप जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट में डिप करेंगे तो जिंक एटम, जैसे ये जो सर्कल मैंने करके दिखाए एक्चुअली एटम्स को शो करने किया है यहाँ पे, तो ये निकल निकल के बाहर आने लगेंगे, है ना, ऑक्सीडाइज होकर बाहर आएंगे। जिंक न्यूट्रल फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, जिंक Zn2+ फॉर्म में आएगा, लेकिन जिंक से Zn2 बनने के लिए उसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वो मेटल की प्लेट में ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, है ना, पता लगा इलेक्ट्रॉन भी पानी में कूदा दिया तुमने, तो ऐसा मत करना। इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है, लेकिन आयंस कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन में, है ना, जो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आ जाए। तो यही चीज आपको लिख देनी है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जिंक जो सॉलिड की जिंक सॉलिड जो आपने लिया है वो ऑक्सीडाइज होने लगेंगे, है ना, जिंक 2+ आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ कैथोड पे क्या चल रहा होगा, कैथोड रिडक्शन चल रहा होगा। रिडक्शन पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कैथोड प्लेट कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे कैथोड पे प्लेट है कॉपर की प्लेट। अब कॉपर को होना रिड्यूस, तो कॉपर रिड्यूस कैसे होगा, देखो अगर इसमें कॉपर कूद कूद के बाहर आने लगेंगे तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने लगेंगे ना, 0 से, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा। उसके लिए क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन पहले से ले रखा है ना, तो उससे भी तो थोड़े आ रहे होंगे क्यूप्रिक आयन, तो सल्फेट आयन, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, और वो वाले इलेक्ट्रोलाइट वाले आयन जाके टकरा रहे होंगे इस प्लेट से, कोलाइड कर रहे होंगे। और हर मेटल की प्लेट पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही होते हैं, मेटल तो इस बात के लिए फेमस है, मेटल की प्लेट पे फ्री सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं, तो कॉपर आयन जाके टकराएगा और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना, एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बना देगा, और वहीं जाके चिपक जाएगा, वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, वो वहीं जाके बैठेगा। ऐसे दूसरा कॉपर आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चिपक जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी प्लेट पे कॉपर आके डिपॉजिट भी हो गए, है ना, और वो कॉपर कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ आयन एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जा रहे हैं, ठीक है, ये हाफ रिएक्शन मैंने लिखी। अब अगर इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हाँ हाँ, कोलिजन रिंग में भी हो सकती है, तो जिंक का क्यों नहीं हो रहा रिडक्शन, ये सोचने वाली बात है, और इसका आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे छुपा हुआ है। जिंक का एसआरपी निगेटिव है, हाइड्रोजन ऊपर बैठा है ना, और कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है, और जो जितना नीचे बैठा है, ये एक तुम लोग को एक लाइन रटवाई होगी, हायर द एसआरपी वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, जिसका एसआरपी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव जितना ही ज्यादा होगा उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए स्पॉन्टेनियसली कॉपर रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज होने के बजाय, उसके लिए बेटर है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन उसके लिए ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। और जिंक का एसआरपी निगेटिव है तो उसका एसआरपी लोअर वैल्यू है, लेकिन एसओपी हायर वैल्यू है, तो जिसका एसओपी ज्यादा है उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, तो निगेटिव एसआरपी वालों का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, और पॉजिटिव वालों का रिड्यूस होता है। ये बात भी एक तरह से फेवरेबल फैक्टर होगा, है ना, अगर आप थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में सोचे, जैसे तुषार का कहना है कि यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धीरे धीरे प्लेट क्या होने लगेगी, निगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन इधर की डिफिशियंसी को फुलफिल भी करने लगेंगे, तो ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बैठे,
एनोड में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे जैसे क्यूब्रिक आयन आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो अगर डायनेमिक कंडीशन पे देखा जाए तो एक्चुअली यही हो रहा होता है कि जैसे एक जिंक का आयन बाहर आया है ना जी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ के सटाक से यहाँ हो जाए, और एक क्यूब्रिक आयन वही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से जो पड़े थे वो ले लेते हैं। रिएक्शन में हम लोग मान लेते हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इससे एक बात इसमें नहीं, एक सर्किट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अब दोनों में ऐड कर देते हैं हम लोग। ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वही दौड़ के कहां पहुंच गए, कॉपर, वही कॉपर ने गेन कर दिया। तो अल्टीमेटली हाफ रिएक्शन आपकी है। ये तो कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा हूं, लास्ट वाली रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन। ये इस वोल्टाइक सेल की क्या हो गई, कंप्लीट सेल्फ रिएक्शन, ठीक है। इसमें जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज एनोड इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर हो रहा है रिड्यूस साइमल्टेनियसली कैथोड इलेक्ट्रोड। और ये रिएक्शन हमारी क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, इस गैल्वेनिक सेल की कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना ये। फिर एक बात आती है कि यार ये सॉल्ट ब्रिज जो यूज किया था हम लोगों ने, उसका क्या फंक्शन है ना। एक बार जरा आप इसी चीज को समझो यहाँ पे, यार जिंक ऑक्सीडाइज हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुंच गए, लेकिन क्या सर्किट कंप्लीट हो पाएगा, बाहर इलेक्ट्रॉन दौड़ गए, मेटालिक कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन दौड़ गए, लेकिन अंदर अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो भी तो होगा ना, सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने का मेन रोल होता है इसका, सॉल्ट ब्रिज का सबसे बड़ा रोल होता है सर्किट को कंप्लीट करना। अब ये कैसे करता है सर्किट कंप्लीट, ये देखो बड़ी प्यारी मैकेनिज्म है इसको हम लोग लगेगा अरे यार क्या बढ़िया। देखो वो क्या है, एक रिले टाइप की रेस चल रही है, बाहर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आयंस का मूवमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है। और जिसके जो मेन आयन होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज के कटायन हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम कैसे दो इस चीज को अच्छे से समझिए कि वो कह रहा है कि जैसे ये एक जिंक एटम ऑक्सीडाइज हुआ, ये एक जिंक एटम ऑक्सीडाइज हुआ और ये निकल के बाहर आ गया, ठीक है। फिर दूसरा जिंक एटम ऑक्सीडाइज हुआ, ये निकल के बाहर आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा कि जिंक एटम तो सब बाहर आ रहे होंगे, है ना, और ये प्लेट थोड़ी सी मेल्ट सी हो रही होगी, ठीक है। वैसे 1-2 दिन में नहीं होगा, कई महीनों के बाद देखो तो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है ऐसे, लेकिन वो तो रही है, तो बाहर आ ही रहे हैं। और धीरे धीरे इस कंपार्टमेंट में बताओ किस आयन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सल्फेट का काम हो रहा है, जिंक आयन का बढ़ता है। देखो कैसे, अच्छा यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है इससे भी कुछ जिंक आयन आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े इससे भी आ रहे होंगे, इससे कुछ सल्फेट भी आ रहे होंगे, लेकिन उनका ये दोनों तो स्पेक्टेटर आयन है देखा जाए तो कैथोड इलेक्ट्रोड में, ये ना तो बेटा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना रिड्यूस हो रहे हैं, इनका कुछ हो नहीं रहा है ना। लेकिन ये जो जिंक मेटल से बाहर निकल के आ रहे हैं, इसकी वजह से जिंक का कंसंट्रेशन, जिंक आयन का कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। जिंक आयन लगातार बढ़ रहा है। तो मैंने एक एरो ऐसे एरो बना दिया टू द पॉइंट, समझ जाएंगे जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर क्या कहानी हो रही है, इधर जो कॉपर सल्फेट से क्यूब्रिक आयन थे वो जा जाके प्लेट से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं, और जाके उसी प्लेट पे चिपके जा रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं। तो बताओ इस कंपार्टमेंट में, कैथोडिक कंपार्टमेंट में किस आयन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट कैटायन तो ज्यादा चिपक रहे हैं, एनायन तो कुछ नहीं पा रहा है उनके साथ ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, तो कैटायन का संख्या घटता जा रहा है,
रिलेटिवली एनायन का संख्या बढ़ता जा रहा है, बोलो भाई सॉल्यूशन में, है ना। इससे क्या होगा ना, इससे एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने लगती है। हाँ हाँ, इस वजह से सल्फेट कम होता है, क्योंकि कटायन कम होते आ रहे हैं, तो एनायन का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होता जा रहा है पहले की कंपेरिजन में। उनका नंबर उतना ही है, नंबर ऑफ सल्फेट आयन उतने ही है, लेकिन कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता है, घटता रहता है, डिक्रीज। अब देखो, इससे एक समस्या उत्पन्न होती है जब भी ऐसा सिचुएशन होती है कि एक तरफ कटायन, एक कंपार्टमेंट में कटायन बढ़ते जा रहे हैं, एक में एनायन, है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने लगती है, क्योंकि दोनों उसका अभी रीजन भी समझाऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों डिस्टर्ब होती है। ये जो आयन है ना, ये अपना एक नया ईएमएफ जनरेट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करने, और वो इस सेल के नेट पोटेंशियल को के मिनिमाइज करते हैं, अपोज करते हैं। मतलब ये जो आयंस का अपना पोटेंशियल होता है, वो मेन ईएमएफ को कम करने लगते हैं, सेल के मेन ईएमएफ को। जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है और लगातार ये आयन का कंसंट्रेशन एक तरफ जिंक बढ़ने लगे, एक तरफ सल्फेट घटने लगे, तो उन्हें क्या लगेगा कि कुछ समय के बाद वो 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट का आउटपुट नहीं देगी, वो 11 वोल्ट होने लगेगा धीरे धीरे करके, फिर 10 वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आयन एक अपना इंटरनल ईएमएफ जनरेट करने लगते हैं, इसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए, तो इसमें सॉल्ट भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या कि जैसे ऐसा हो नहीं पाता है वास्तविकता में, क्यों नहीं पाता उसके, जैसे एक जिंक आयन बाहर आएगा, ठीक है, तो वो पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन दौड़ा देगा, फ्लो करा देगा से, जाओ नहीं जिंक आयन ना, सॉरी, तो नाइट्रेट को दौड़ा देगा, एरो गलत बता, नाइट्रेट इधर दौड़ा देगा, अपोजिट आयन दौड़ते हैं, ये इधर दौड़ेगा, तो जैसे एक जिंक आयन तो 2 नाइट्रेट दौड़ के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और साइमल्टेनियसली 2 पोटेशियम इधर दौड़ के एक सल्फेट जो एक्सेस में आया है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो इधर एक जिंक आयन न्यूट्रलाइज हुआ, उधर एक सल्फेट एक्सेस में आया, वो न्यूट्रलाइज हुआ, फिर एक जिंक आयन बाहर निकला, उधर एक क्यूबिक जाके चिपक गया, तो एक जिंक आयन एक्सेस, यहाँ एक सल्फेट एक्सेस, तो कड़ाक से फिर 2 नाइट्रेट आयन दूसरे जिंक को बदल दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, सॉल्ट बना दिया, और उधर पोटेशियम उसको सल्फेट को। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहती है, दोनों कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट में है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो इस वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, सबसे मेन फंक्शन माना जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखे हुए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत पूछा आता है, आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लेंगे तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा, तो टू कंप्लीट द सर्किट बिटवीन 2 हाफ इलेक्ट्रोड, है ना, इसका पहला फंक्शन तो ये है कि एक तरह से सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आया लोग, तो बाहर बाहर तो इलेक्ट्रॉन दौड़ गए और इधर एनायन इधर आ गए और कटायन इधर आ गए, तो सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फ्लो हो गया, है ना, और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो गया, तो चार्ज का कंडक्शन पूरे कंप्लीट सर्किट में होने लगता है। और वो जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो पे एक सर्टेन पोटेंशियल आउटपुट देने लगती है, उसका जो कांटा है वो टिक जाएगा, 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट पे, 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट पे, मतलब वो सेल रेडी, या फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा दो छोटा सा, तो वो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा जब ये मैकेनिज्म पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, टू मेंटेन द डैश 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 ऑफ द एनोडिक एंड कैथोडिक करंट, क्या लिखते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात अगर हम लोग को लिखनी है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, सॉल्ट बेस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट बेस का एक फंक्शन तो हो गया कि भैया वो सर्किट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, दूसरा बेटा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन है ना।
ये ऐसा ना हो कि एक तरफ का टाइम एक्सेस में आने लगे ना, तो फिर उसमें नई समस्या आ जाएगी। और जब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है ना, तो एक पोटेंशियल डेवलप नहीं होने पाता, या तो होने ही नहीं पाता, या होता भी है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों बाद, तो वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं हो पाता है, मिनिमाइज रहता है उसका पोटेंशियल। उसका नाम है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज का कहीं ना कहीं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक हद तक तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 4 महीने 5 महीने तक वो लगातार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा नहीं, है ना? ऐसा एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। थोड़े कुछ परसेंटेज में तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो सॉल्ट ब्रिज ना लेना तो वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा डेवलप होगा। सॉल्ट ब्रिज लेने की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल काफी हद तक क्या रहता है, क्योंकि देखो ये वोल्टा ने ये भी करके देखा था कि जैसे सॉल्ट ब्रिज ना, आपके मन में ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा लेकिन आगे आ सकता है कि अगर हम क्या करें, सॉल्ट ब्रिज ना ले, है ना, इसको हटा के फेंक दें, है ना, अगर हमें सर्किट ही कंप्लीट कराना है, अंदर अंदर आयन ही दौड़ाने, तो एक यहाँ पे बाईपास बना दे दोनों बीकर के बीच में, इधर के आयन इधर दौड़ जाए, इधर के आयन इधर दौड़ जाए। जैसे इधर जिंक एक्सेस में आया और इधर सल्फेट एक्सेस में आया, तो उन्हीं को आपस में भिड़ा दो, जिंक सल्फेट बना दो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, आयन फ्लो कर गए, सर्किट अंदर अंदर हो गए। तो ऐसा इन्होंने करके देखा था वोल्टा ने, ऐसा कर उसके बाद ही इनको समझ में आया कि भैया ऐसा करना चाहिए। जब डायरेक्ट लिक्विड की मिक्सिंग होने लगती है ना, तो वहां पे लिक्विड की इंटरनल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस राइज होने लगता है। एक तरफ जिंक आयन इकट्ठा होने लगते हैं, एक तरफ सल्फेट आयन, और ईएमएफ अब डेवलप, मतलब एक कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनने लगता है, और वो वाला ईएमएफ मेन ईएमएफ को अपोज करता है, उसी को बोल रहे हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लेकिन सॉल्ट ब्रिज जब हम लोग यूज करते हैं तो वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बनता है। उसका रीजन पता है क्यों? क्यों? देखो कुछ बिल्कुल देखो एग्जैक्ट एक जिंक आया, तुरंत एक दो नाइट्रेट दौड़ गए, ये कुछ महीनों तक तो चलेगा, लेकिन फिर होने क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे कुछ जिंक आयन इकट्ठा है होगा, है ना, कि यहाँ पे वो हमेशा ही बने रहते हैं, इसके इस माउंट में खूब सारे जिंक आयन आगे इकट्ठा हो, और उधर खूब सारे सल्फेट आयन दोनों के माउथ में, और अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज हुआ, वो बहुत स्मॉल होता है, EI इसको बोल देते हैं, इंटरनल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि ये जो डायामीटर होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है उसके माउथ का, वहां पे इकट्ठा हो पाएंगे, लेकिन वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आयन होंगे, और अगर वो डायरेक्ट बाईपास बना देंगे तो वो लंबी एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होंगे, और धीरे उनकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, तो वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप है। आई बात में, तो सॉल्ट ब्रिज कहीं हद तक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज किया जाता है। जीरो तो नहीं हो पाता लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो ये भी इसका बड़ा एक मेन एप्लीकेशन है, तीसरा। और चौथा पॉइंट क्या है? इट प्रिवेंट डैश 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 ऑफ टू इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन। ये क्या है? इस चीज को प्रिवेंट करना है, मिक्सिंग है ना, क्योंकि डायरेक्ट मिलाएंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इट प्रिवेंट द इंटरनल मिक्सिंग। ठीक है, एक तरह से वो मिक्सिंग को रोकना है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट के आयन एनोडिक कंपार्टमेंट से आप डायरेक्ट न रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरनल मिक्सिंग को रोक रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। देखो थर्ड पॉइंट पे ये इसमें बोलते हैं कि
सॉल्वेज अगर हम लोग यूज करते हैं तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज कर देता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो क्या होता है, ये नीचे यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक डिफिनेशन लिखी हुई है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, लिक्विड डैश लिक्विड, यहाँ पे देखो उसको बहुत प्रॉपरली लिखा गया है। लिक्विड लिक्विड 2 बार लिखना चाहिए सही मायने में। ये लिक्विड जंक्शन में क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डायरेक्ट मिक्स वो कर देते हैं तो उनकी लेयर्स के बीच में क्या होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उनको डायरेक्ट मिक्स कर देंगे तो इसमें जो पहली लेयर होगी जो कांटेक्ट में होगी उसमें एक तरफ मान लो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे जिस बीकर में जो आयन एक्सेस में होंगे, है ना। मान लो इधर पॉजिटिव एक्सेस में तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, इधर नेगेटिव में, और उनके बीच में ईएमएफ या ईएमएफ समझो कि ये एक कैपेसिटर की तरह डेवलप हो जाएगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या नाम दे रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। 2 लिक्विड के जंक्शन के बीच में बनने लगता है पोटेंशियल। तो वही देखो डिफरेंशियल लिखी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच अराइजेस बिटवीन 2 सॉल्यूशन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। और सॉल्ट ब्रिज इस जंक्शन पोटेंशियल को बहुत मिनिमाइज करके रखता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग हो नहीं पाती है, तो वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नेग्लिजिबल बन जाता है, ठीक है। Yes, sir. बस यही 4 पॉइंट है ना। अगर आपसे ये पूछ दिया है कि सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है तो वो 4 बातें पहले बोल देना कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। कैथोड एनोड के बीच में जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। तीसरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज रखता है और इलेक्ट्रोलाइट की इंटरनल मिक्सिंग होने से रोकता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, फिर इसमें एक छोटा सी पॉइंट ये भी है कि जो सॉल्ट ब्रिज लेते हैं हम लोग, इसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कोई भी ले सकते हैं या उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो इसमें देखो 2 बातें बड़ी काम की है ना। बोलते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं सॉल्ट ब्रिज में जिसमें कटायन की मोबिलिटी एनायन के मोबिलिटी के क्या हो, लगभग बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली। वो इक्वलिटी का साइन लगा दिया, अगर एग्जैक्ट बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर कभी होती नहीं, किसी भी 2 आयन की मोबिलिटी एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ऐसे सॉल्ट ज्यादातर रिफर किए जाते हैं जिसमें कटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर हो। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, अगर इसको समझना है तो कोई आयन आइदर कटायन और एनायन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी तेजी से दौड़ रहा है। जैसे मान लो ये सामने वाली दीवार पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर वाली दीवार पे नेगेटिव चार्ज है ना, और बीच में एक सॉल्यूशन फेल है, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट पानी के अंदर जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कंप्लीटली आयन हो जाएगा, K+ आयन है ना, मतलब पोटेशियम आयन भी तैर रहे हैं और नाइट्रेट आयन भी। अभी प्लेटें मान लो न्यूट्रल पड़ी है, अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, की भी हटा रखी है, फिर अचानक हमें की जोड़ दी तो एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हटा एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिश हो गया, है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ जितने भी नाइट्रेट आयन वो सब दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE का लगने लगेगा। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। E इलेक्ट्रॉन है तो EV, या कोई भी चार्ज है तो QV लिख देते हैं हम लोग। तो वो फोर्स की वजह से वो सब दौड़ना शुरू कर देंगे पॉजिटिव चार्ज, और कटायन किधर दौड़ने पड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में कटायन किस स्पीड से दौड़ रहा है ना, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी है। एनायन किस स्पीड से दौड़ रहा है, वो उसकी क्या है, आयनिक मोबिलिटी, और वो लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर। ये ना हो कि कटायन जल्दी पहुंच गया, कटायन तेजी से दौड़ रहा है, एनायन बहुत धीमे धीमे दौड़ रहा है। पता था कि 50 कटायन जाके पहुंच गए, एनायन 2-3 ही पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
लगभग बराबर स्पीड वाले हो, तो ऐसे रिफर किए जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट और ये अमोनियम नाइट्रेट है ना। इनमें कटायन एनायन की स्पीड सब लगभग बराबर होती है। पोटेशियम क्लोराइड भी है, तीनों देखो लिखा हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड इज जनरली प्रेफर्ड, सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर किया जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो लगभग बराबर होती है, ठीक है। इसमें पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयन की बराबर होती है, इसमें अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की बराबर होती है, ठीक है। और एक ये लिमिटेशन भी बोली जाती है कि अगर अभी हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं पढ़ी है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं, तो छोटी सी बात है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं कटायन एनायन के, हो सकता है स्कूल लेवल पे थोड़ा सा पढ़ा दिया गया आप लोगों को। 7 ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप कटायन के। ये पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं कर रहा। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में 7 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 0 उसमें अमोनियम आयन होता है। ग्रुप फर्स्ट में आज होगा प्रभात, AgPb Hg। ऐसे ग्रुप बहुत बड़ा होता है, उसमें ग्रुप सेकंड है, सेकेंडरी करके होते हैं। तो उसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट है, उसी से रिलेट होता है यहाँ पर कि अगर ग्रुप फर्स्ट का अगर कोई कटायन बैठा हुआ है, ग्रुप फर्स्ट में 3 आयन होते हैं, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, ठीक है। प्रभात मतलब मॉर्निंग होता है, प्रभात हिंदी वर्ड है, ठीक है। आज होगा प्रभात, तो ये 3 आयन याद रखना। ये 3 आयन बेटा आपके ग्रुप फर्स्ट के मेंबर है। उनकी खास बात क्या है ना, ये इनको अगर थोड़े भी क्लोराइड आयन मिल जाए ना तो बड़ी तेजी से प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, मतलब 10 की पावर -9 ऑर्डर के भी क्लोराइड आयन मिल जाए मोलर कंसंट्रेशन वाले तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अपने क्लोराइड के फॉर्म में। Ag+ आयन को थोड़े भी मिलकर Cl- आयन तो वो फटाक से AgCl का पीपी बनाने लगता है, व्हाइट पीपी। Hg का भी वही हाल है, वो अपने क्लोराइड के फॉर्म या HgCl2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, Pb2 + PbCl2 बनाने, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो वो ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, समझ लो। वो कह रहा है कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना गैल्वेनिक सेल में, ये इसमें कभी इनके सॉल्ट को अगर आपने गलती से ले लिया, मान लो कि यहाँ पे सिल्वर का आपने लिया गया है इलेक्ट्रोन, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का ही कोई लेना पड़ेगा, वो जरूरी है वहां पे Ag। अब सिल्वर आयन आ गया आपके सोल्यूशन और गलती से आपने यहाँ पे कौन सा ले लिया सॉल्ट, इसमें KCl, तो वो यही अवॉइड करने बोल रहा है कि भैया कि अगर सिल्वर आयन या मर्क्यूरिक आयन या लेड आयन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट है और आपने KCl ले लिया तो वो कभी मत लीजिएगा, क्योंकि क्लोराइड आयन जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, थोड़े से भी क्लोराइड आयन सिल्वर आयन के कांटेक्ट में आ गए तो AgCl को व्हाइट पीपी बनना उसमें। हाँ, फिर वो एनोड से लेना। और अच्छा समस्या क्या है कि वो PPT बनने से दिक्कत क्या है, मेन बात है। तो वो PPT इतने थिक PPT बनते हैं कि वो इसके यहीं पे माउथ पे बनने छोड़ देते हैं, है ना। कुछ देर के बाद उसके माउथ पे बनने लगेंगे और ये ब्लॉक कर देंगे, जिधर भी मान लो इधर बनेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और एक बार वो पूरी चौक कर गई, ब्लॉक कर गई, तो फिर आयन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और अगर आयन नहीं निकल पाएंगे सॉल्वेंट से तो फिर खेल बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका आउटपुट बहुत कम होने लगेगा। 12 वोल्ट की बैटरी कुछ ही दिनों में पता लगे चार्ज हो रही 6 घंटे, और जब आप ऑन कर रहे हैं या लाइट जा रही है आधे घंटे में भी पंखा चलता है। तो ये दिक्कत आती है, आप लोग देखा होगा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी सभी घरों में होगी तो कुछ सालों के बाद दिक्कत आने लगती है। लेकिन वहां पे दिक्कत आने के कुछ और भी रीजन होते हैं,
यहाँ पे जो उसने बताया है वो ये बताया है कि अगर इनके सॉल्ट आपने ले रखे हैं, ठीक है, तो फिर KCl को मत लेना है सॉल्ट, वहां पर KCl को सॉल्ट बेस के तौर पे नहीं लिया जाता, क्योंकि इनका PPT बनने लगता शुरू हो जाता है। और PPT उसके देखो बोला हुआ है माउथ ऑफ ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब के माउथ, वो जो सॉल्ट ब्रिज है उसके माउथ पे बनने लगता है, which prevent the migration of ions from its functioning will stop, है ना, जो आयंस के माइग्रेशन को स्टॉप करने लगेगा उसका PPT, क्योंकि वहीं पे कोगुलेट हो जाएगी ना पार्टिकल, जाके इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे वहीं पे माउथ में, और फर्दर आयंस का माइग्रेशन होना रुक जाएगा, ठीक है ना, ये क्या है। हाँ, थैलियम और ऐड करने, थैलियम एक्चुअली वैसे ग्रुप फर्स्ट में नहीं आता है, और सही बोला तो थैलियम किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है, मतलब बेसिक उसमें, लेकिन यहाँ पे उसको भी उसका भी KSP बहुत कम होता है, तो हाँ जैसे क्वेश्चन ये फ्रेम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको बता सकते हो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या, KCl कैन बी यूज्ड इन सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसमें KCl यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, सिंगल चॉइस है ये आंसर होगा। तो उसमें वही देखना कि आप ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इनमें से कोई आयन तो नहीं है, जैसे इसमें जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड में तो जिंक ग्रुप फर्स्ट का नहीं होगा, जिंक ग्रुप फोर्थ होता है, तो जिंक क्लोराइड के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये तो ले सकते हैं। तो सिल्वर नहीं, समस्या, सिल्वर आयन दे देगा बिल्कुल, थोड़े भी क्लोराइड आयन, तो ये फिर मत लो। इसमें लेड दे देगा, है ना, लेड ग्रुप फर्स्ट में है। तीसरे में कॉपर, नहीं कॉपर तो नहीं होता है, गोल्ड भी नहीं होता है, हाँ ये तो, और चौथे में लेड नाइट्रेट होगा, ठीक है, सी से सी के केस में हम लोग ले सकते हैं, बाकी मुझे ले सकते, ठीक है, तो क्लियर हुई बात। तो मतलब ये उसी का एक एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेट करके पूछ सकता है, छोटा सा पॉइंट है। फिर आते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसकी वर्किंग भी पढ़ी हम लोगों ने, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे, क्या वो हर बार हमें ऐसे ही डब्बे में बना के देगा, ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे बड़े बड़े डायग्राम बना के देगा, तो इतने बड़े डायग्राम पहले हाथ को बना के नहीं देगा। हाँ, ये है कि कोई एक आधा क्वेश्चन में हो सकता है डायग्राम भी बना के दे दे, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में तो नहीं बना के देगा, तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यूज किया है, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट नोटेशन यूज किया है। इसमें भी दो तरह के नोटेशन है, ओल्ड नोटेशन, एक मॉडर्न नोटेशन, है ना। पहले क्या यूज किया था, लेकिन आजकल थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो उसी को हम लोग मॉडर्न नोटेशन बोलते हैं, लेकिन पता तो दोनों ही होने चाहिए। ओल्ड नोटेशन क्या कहता है कि इसमें ऐसे हम लोग दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं, दो वर्टिकल लाइन दो बार बनाते हैं, दो वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं इनको, तो टू स्टैंडिंग लाइन दो बार बना, और इनके बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मूला जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, जैसे आप वही मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, वोल्टाइक से हम लोगों ने वहां सॉल्ट ब्रिज कौन सा लिया था, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट ले रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हो, जो भी सॉल्ट ब्रिज में ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसको लिख दिया था। फिर इसका जो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड हमें एनोड इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना होता है, लेफ्ट साइड किसको रिप्रेजेंट करना होता है, एनोड को, और राइट साइड कैथोड। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे
एक्चुअली जो हाफ रिएक्शन चल रही होती है एनोड पे या कैथोड पे, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे देखो आप गैल्वेनिक सेल अभी जो पढ़ा है उसमें एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड किसमें ऑक्सीडाइज होके जा रहा था, जिंक 2+। तो इसी को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में जिंक लिख देते हैं, फिर एक स्लैश या ऑब्लिक की लाइन बनाते हैं और फिर जिंक 2+ है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये किधर लिखेंगे, एनोड साइड, लेफ्ट साइड। अच्छा कैथोड साइड क्या लिखेंगे, तो कैथोड साइड क्या हो रहा है, Cu2+ रिड्यूस हो गया Cu जा रहा है, तो पहले रिएक्टेंट साइड जो आयन है उसको पहले लिखेंगे और जिसमें जा रहा है वो ऑब्लिक के बाद है ना, बस यही चीज लिख दी आती है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जब लिख देते हैं जिंक किसमें जा रहा है, जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक 2+। और इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयन का कोई ना कोई कंसेंट, जो आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया उसका कोई ना कोई मोलरिटी लिया होगा, उसका कोई ना कोई मोलर कंसंट्रेशन लिया होगा, वो ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया था 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.001 मोलर। अभी मैं कुछ x मोलर लिख दे रहा हूँ। जो भी आपने सेल बनाते समय उस आयन का कंसंट्रेशन ले रखा होगा वो क्वेश्चन में लिख के देगा, ठीक है। अभी मैंने जनरल फॉर्म में x लिख दिया। और उधर आते हैं कैथोड से, कैथोड साइड क्या खेल हो रहा था, उधर से क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होके किसमें आ रहा था, और क्यूप्रिक आयन का बेटा कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो होगा ही, वो आपको लिख के दिया है ना, मैंने y मोलर मान लिया फिलहाल। तो ये आपका ओल्ड, ये कंप्लीट नोटेशन बोला जाता है, ये कंप्लीट नोटेशन लेकिन ओल्ड नोटेशन है, ठीक है। ओल्ड इसलिए बोलते हैं कि देखो ठीक है हमको इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन देखो इसमें एक चीज देखो, ओल्ड और मॉडर्न में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो पुराने जमाने में जो चीजें यूज होती थी, जैसे पुराने जमाने के टीवी देखो, काफी बड़े बड़े टीवी होते थे, है ना, पीछे उनकी टीवी होती थी ऐसे, देखा होगा बड़े बड़े साइज में। आजकल ऐसे टीएमपी पे टीवी देख रहे हो, तो जमाना बदला, चीजें बदली, लेकिन ये मॉडर्न कहला रहा है, वही टीवी रख दिया तो बेकार है, बचना है, ओल्ड टीवी। तो कौन सी चीजें उसमें हटाई गई जो यूजलेस देखी गई, या जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया, या इतनी बड़ी पिक्चर ट्यूब कौन यूज करे, सीधे टीएफटी पे सारा खेल हो रहा है ना। वो जो पिक्चर ट्यूब को हटा दिया साइज वैसे तो हो गया, तो पिक्चर ट्यूब भी बहुत जगह घेरती थी, हैवी होती थी, है ना। तो वही चीज है कि इसमें एक चीज आपको फालतू की नजर आ रही है, कोई एक चीज बता जो फालतू की है बोला आता है ये सॉल्वेंस फालतू, इसको दिखाने की क्या जरूरत, मॉडर्न नोटेशन बोलता है कि सॉल्वेंस बताने की क्या जरूरत है, वो कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो हो नहीं रहा है ना। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, रिडक्शन कॉपर का, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दिखा दो और रिडक्शन हो, सॉल्वेंस ना भी दिखाओ तो भी हम लोग रिएक्शन लिख डालेंगे, हाफ रिएक्शन, ठीक। तो मॉडर्न नोटेशन में बस उसी को हटा दिया गया, बोला गया कि जो डबल लाइन दो दो बार यूज कर लो, फालतू यूज करो, एक बार यूज करो, है ना। और अच्छा ये डबल लाइन बोला गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्ट इनडायरेक्टली वो सॉल्ट विधि को रिप्रेजेंट करता है। जब एक बार रिप्रेजेंट करते हैं ना तो इनडायरेक्टली वो सॉल्ट ब्रिज को ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिर नहीं लिखेंगे, अब बाकी जैसे लिख रहे थे वैसे लिखो, उसमें कोई कम मत कर देना वो ये नहीं तुम सोचो कि एक चीज कोई और बढ़ा दे ना, बाकी सब चीज जरूरी है वो तो दिखानी पड़ेगी। जिंक जिंक 2+ आयन में जा रहा है, ये भी हमें शो करना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन भी लिखना पड़ेगा। क्यूब्रिक आयन वाई मोलर से कॉपर में जा रहा है, ये भी शो करना पड़ेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग, इसको दिखाना ही पड़ेगा। इसी मॉडर्न नोटेशन बोलते हैं। तो हम लोग को जब न्यूमेरिकल मिलेंगे तो यही वाला नोटेशन आपको ज्यादातर मिलेगा, कोई एक आधे में भले ही वैसे लिख दे, लेकिन आजकल एनसीईआरटी भी यही यूज कर रही है मॉडर्न नोटेशन, ठीक है। लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड, हाँ बोलो सर तो इस वाली नोटेशन में सॉल्ट ब्रिज नहीं लिखा रहेगा, इसमें नहीं लिखी होती, यही तो हटाया गया है, सॉल्ट ब्रिज तो फॉर्मूला शो नहीं किया था, ठीक है।
सॉल्ट बेस को बताने की जरूरत इसलिए नहीं ना, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें सॉल्ट बेस की जरूरत ही नहीं है। तो वो तो बस आयंस मूव करके सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस है ना, वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसका रिएक्शन में कोई योगदान नहीं है सॉल्ट बेस के। ओके सर। रिएक्शन लिखते हैं, बाकी उसके बिना प्रोसेस नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं सॉल्ट बेस को हम लोग ने हटाया नहीं है, ऐसा लिखने का मतलब ये नहीं कि सॉल्ट बेस हटा दिया गया। ये जो डबल लाइन लिख रहे हैं वो एक्चुअली इनडायरेक्टली सॉल्ट बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसके सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आते हैं कि देखो ये तो बेसिक बातें हम लोगों ने भी कर ली, ठीक है। अब हम लोग सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया है ना, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ को ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड बोलते हैं, नॉट लगा दिया, तो मतलब इस समझ में कि ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितने पोटेंशियल का ईएमएफ दे रहा हो। अच्छा एक सेकंड पहले तो मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड ईएमएफ किस कंडीशन में निकलेगा। तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं वो कब डिफाइंड होगा, जब आप ये सारा जो खेल कर रहे हैं ये 298 या 25 डिग्री सेल्सियस पे सेल का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं ना। दूसरी बात, जो भी आपने ये जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ले रखे, ये दोनों 1 मोलर आपने ले रखा है ना, जिंक सल्फेट 1 मोलर, कॉपर सल्फेट, मतलब दोनों साइड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये 1 मोलर होता है। हाँ, यहाँ कोई गैस नहीं है, आगे हम लोग गैस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। अगर गैस होती तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कितना रखना होता, 1 बार या 180 लगभग बराबर ही होता है ना, वो एक ही मान के चलो 180 या 1 बार, ठीक है। अब यहाँ गैस नहीं तो उसकी बात नहीं करें। तो अगर यहाँ पे मेन बस वो आयंस का कंसंट्रेशन, क्यूप्रिक आयन अगर मान लो 1 मोलर है और जिंक आयन भी 1 मोलर, तो ये सेल का जो भी ईएमएफ आ रहा होगा उसे हम लोग थ्योरी में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना। मान लो 12 वोल्ट आउटपुट देना तो 12 वोल्ट उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ईएमएफ निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ भी दो तरह होता है। अगर आप कहोगे हम सर 1 मोलर नहीं लेना चाहते, हम 0.1 मोलर लेना चाहिए, कुछ भी लेना, 1 मोलर छोड़ के कुछ भी लेना, या उधर क्यूबिक आयन 1 मोलर ना लेके कुछ भी लेना चाह रहे, तो उस समय भी तो कोई ना कोई आउटपुट आ रहा होगा, वो वाला आउटपुट क्या कहलाएगा, जनरल ईएमएफ, उसमें नॉट नहीं लगाएंगे या लिखते समय स्टैंडर्ड वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ओनली ईएमएफ बोलेंगे, है ना। तो ये जो मैं हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैसे निकालें। तो इसका ये फॉर्मूला है, देखो ये पहले लिखा हुआ काम का फॉर्मूला, ई नॉट सेल, जब भी किसी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना हो वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना। तो फॉर्मूला है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, ठीक है। ऐसे एसआरपी मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। गैल्वेनिक सेल का ई नॉट निकालने का फॉर्मूला है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, मतलब कैथोड का एसआरपी पहले लेना है ना, और उसमें एनोड का माइनस कर देना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ईएमएफ होगा वो मिल जाएगा उस गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। इसको रट्टा जरूर मान लूंगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ, ठीक है। बाकी इस मामले को दो तरीके से और लिखा जा सकता है, वैसे आप लोग याद यही रखिए, मेन वही है, यही है। इसलिए क्या हो, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है वो एसआरपी के डेटा पे बनाई गई कि एसओपी के डेटा पे बनाई गई, एसआरपी। तो ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल में एसआरपी वैल्यूज ही दी जाएगी, है ना। जैसे जिंक का एसआरपी दिया जाएगा, कॉपर या जिन इलेक्ट्रोड को यूज करके वो बना रहा है सब, तो मोस्टली 99% केस में वो एसआरपी वैल्यू देगा। तो बेटर है कि जो दिया जाए उसी के टर्म में रखूंगा। बाकी आपको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसे भी लो,
ई नॉट सेल, अगर मैं एसओपी के टर्म में लिखना चाहूँ फॉर्मूले को, एसओपी ऑफ एनोड और कैथोड को कैसे लिखूंगा? क्योंकि एसओपी के साथ भी नेगेटिव होता है, तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा ना, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा। एसओपी ऑफ बता दिया तो बातें समझ में आ रही है ना। एसओपी एसआरपी का क्या होता है? नेगेटिव। तो ऐसे लिख देगा एक ही बात, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैथोड का तो एसआरपी लिखो और एनोड का अगर एसओपी लिख दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले का एक ही मतलब है, सब एक ही बात है। यही हाँ, ऑब्जेक्टिव में भले वो ऐसे लिख दे, पूछे क्या बताओ ये सही फॉर्मूला है तो समझ जाए सही, ठीक है, पहचानना है। बाकी याद याद ये रखना, याद ये रखना, यही मेन फॉर्मूला है ई नॉट से निकालने के लिए। ई नॉट से इसको हम क्या होगा? एसआरपी बता दिया, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है क्लियर। अब देखिए जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ये बातें दिमाग में बैठी रहे आपके, तो उसके लिए ये वर्ड याद कर लो जितना भी पढ़ा है उसको, उसमें काम काम की बातें अगर याद रखें, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। लोन याद, लोन बैंक से लोन लेना है, कोई लोन, तो लोन में वो क्या क्या छुपा हुआ है? लोन में वो सारी बातें छुपी हो जो हमें याद होनी चाहिए रिगार्डिंग कैलकुलेशन। तो वो इसमें सबसे पहले एल आ रहा है, एल फॉर लिफ्ट, एल फॉर लिफ्ट। गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड कौन होता है? तो लेफ्ट साइड ए फॉर एनोड होता है, ए आ रहा है ना, तो ए फॉर एनोड। गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड हमेशा क्या रहेगा? एनोड। अच्छा, एनोड में कौन सी हाफ रिएक्शन चलती है? ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और एनोड पे साइन कौन सा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, एल फॉर नेगेटिव। एनोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, ठीक है, एनोड नेगेटिव चार्ज। और इसी का उल्टा करो तो वो आप उसको कैथोड के लिए भी बना सकते हो। एक याद कर लो, लोग याद है ना, इसी को पलटते जाओ, जैसे लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट कर दो, राइट साइड क्या होगा? कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वो चार बातें जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। गैल्वेनिक सेल के शॉर्ट रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको हमेशा शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ही लिखकर क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसी को आपको रीड करना आना। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा? एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, ठीक है, ये बेसिक बातें हैं सारी। अब एक और छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें आपसे कह रहा है राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इसको पढ़ के हमें सेल रिएक्शन लिखने को बोल रहा है, बस और कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या करेंगे? पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि इनमें कैथोड कौन, एनोड कौन। तो डबल लाइन के लेफ्ट साइड क्या है? एनोड है ना। तो पहले तो ये देखिए, अच्छा कॉपर यहाँ एनोड, कॉपर एनोड है, और राइट साइड सिल्वर की प्लेट दी गई है, तो सिल्वर है हमारा कैथोड। अब रिएक्शन लिख देंगे, एंड एनोड। अब एनोड पे अगर बोल रहे हो कौन सी रिएक्शन होती है, तो तुरंत यहीं से याद कर लेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और वैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसी से आप समझ लो कि कॉपर पहले लिखा, उसको रिएक्टेंट साइड लिख दो, और कॉपर किसमें जा रहा है उसको प्रोडक्ट साइड लिख दो। इसकी हाफ रिएक्शन क्या होगी? कॉपर ऑक्सीडाइज होके किसमें आ रहा है? कॉपर। अब एनोड पे अगर लिखना है, सॉरी कैथोड पे हाफ रिएक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, और वो क्या रहेगा ध्यान से, वो तो सिल्वर आयन किसमें जा रहे हैं?
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लॉस करेगा, रिडक्शन की डिफिनेशन भी यही होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जब कंप्लीट रिएक्शन बना रहे होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, है ना, फाइनल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं आते। हाँ, अब ये फिर आप लोग जुगाड़ करने में माहिर हो गए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना सबको आता ही है। देखो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 है, नीचे सेकंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म। तो जो आपकी जोड़ने के बाद बनेगी वही आपकी कंप्लीट सेल है, वही आपका आंसर है। तो क्या बनेगी, कॉपर सॉलिड मेटल हो तो सबकी फेस जरूर लिखिएगा, है, क्योंकि अभी हम लोग जब क्यू यू निकालेंगे ना वहां पे कई बार आपको कंफ्यूज होने लगो। मेटल है तो सॉलिड लिख दो, आयन एक्वस लिखना, जैसे इधर सिल्वर आयन है तो एक्वस लिखो, ठीक है। वो प्रोडक्ट साइड सिल्वर मेटल है तो भैया सॉलिड, छोटा सा एस लिख दो सब स्क्रिप्ट में। तो क्यूप्रिक आयन है तो एक्वस, बस ये आंसर। आपसे सेल रिएक्शन नहीं बनाने को बोल रहा था, और ये लास्ट में जो लिखी हुई यही है कंप्लीट सेल इस गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें ये करना हम लोग को जरूर आना चाहिए, है ना। और कंप्लीट से रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आने चाहिए, वो कसम खा लीजिए कि उनको कैंसिल करना ही करना है, कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके, है ना, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इवन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट पूछना है ना, ई नॉट से, एंड राइट इट्स कंप्लीट, और ये भी कह रहा है कंप्लीट से रिएक्शन भी लिखो, दोनों बातें पूछ रहा है। इसमें ये चीज है लिखा नहीं हुआ है, SN2 + SN, अब सही। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे केस में सेल का रिप्रेजेंटेशन ही देखेंगे, है ना, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें पहले डिसाइड करेंगे कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। डबल लाइन के लेफ्ट साइड जो लिखा होता है वो क्या होता है, एनोड, मतलब एल्युमिनियम की जो प्लेट है वो एनोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है, और टिन की प्लेट जो ले रखी है वो आपकी कैथोड है। फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले चलो ई नॉट निकालते, ठीक है, 2 बातें पूछी है, पहले एक काम करते हैं ई नॉट निकालते हैं। तो ई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP एनोड। तो देखो इनको इसमें एनोड एक कैथोड तो हम लोग पहचान लिया कि टिन वाला है, इसका SRP लेना है। तो SRP में रिडक्शन होता हुआ दिखाना होता है, तो हमेशा आयन को पहले लिखना, वो मेटल को बाद में, तो ये SRP हो जाएगा, क्योंकि 2 से 0 में जा रहा है ना, रिडक्शन होगा। तो ये हो गया SRP ऑफ कैथोड। कैथोड हमने पहचान लिया कि टिन वाला इलेक्ट्रोड है, और उसी का मैंने क्या लिख दिया, SRP। अब मैं क्या करूंगा, कैथोड एनोड का SRP लिखूंगा, एनोड एल्युमिनियम की प्लेट है, तो इसका SRP बताओ कैसे लिखेंगे। एल्युमिनियम पहले लिखेंगे, Al3+ पहले लिखेंगे, Al3+ ऑब्लिक, क्योंकि उसको रिड्यूस होते हुए दिखाना है ना। तो हमेशा आयन जब पहले लिखेंगे और मेटल बाद में, तभी तो वो रिड्यूस होगा, 3 से 0 में जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटते हुए दिखाना है। अब ये वैल्यूज आपको देखो दी है कि नहीं दी है, तो मैक्सिमम केस में SRP दे देता है क्वेश्चन, है ना, पक्की पकाई, उसमें टेंशन भी नहीं, हर आदमी SRP को याद नहीं कर सकता, इतने सारे मेटल है, तो आपको देगा ही देगा। ऐसा हाँ ये हो सकता है कि आपको वो SOP दे दे, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करके करना है, लेकिन यहाँ तो जो चाहिए वही दे रहा है, तो बल्ले बल्ले है ना, हम लोग को दोनों का SRP दे रहा है, तो खटाखट कर दो बिना सोचे समझे। टिन का SRP माइनस करना, एल्युमिनियम का माइनस करना, अब निकाल लो वही आंसर। और कितना, 2
2516 आंसर वोल्ट, ईएमएफ यूनिट वोल्ट होती है, कैपिटल वी लिख दो सफिशिएंट है, पूरा वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ये क्या हो गया, एक नंबर इस बात का मिल गया। अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर इतने करने, फिर एक नंबर आपको मिलेगा कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगा। मैं सब्जेक्टिव मेथड इसलिए आप लोगों को बताता जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग इन मेथड को सॉर्ट भी करेंगे धीरे, है ना? तो लेकिन एक कुछ क्वेश्चन शुरुआत में तो सब्जेक्टिव कर ही लो, हम लोग को टाइम बचाना भी होगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, देखो एनोड पे क्या रिएक्शन लिखते हैं, हाफ रिएक्शन। एनोड पे हाफ रिएक्शन क्या होगी, एल्युमिनियम किसमें आ रहा है, एल्युमिनियम। तो ये हो गया, जो हो रहा होता वो आपको खुद ही लिख के दे देगा। सेल के लिए सब कुछ कहानी छुपी हुई है। एल्युमिनियम पहले लिखा है, एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड लिख दिया, बीच में एरो बनाना आपके काम है। जहाँ जिसमें प्रोडक्ट साइड लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन और लिख देने होते हैं, वो तो आप देख ही रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं। अब कैथोड पे लिखा लो हाफ रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे Sn2+, बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके वो Sn0 में जाता है ना, यही तो था ना होगा 2 से 0। अब आपको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन कसम खाई कि कैंसिल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, किसमें कितने से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रिएक्शन में 2 से क्रॉस, यहाँ मजबूरी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 6 ये हो गया, 6 ये, बाकी जो बचेगा लिख देंगे। तो क्या हो गया, 2 मोल एल्युमिनियम सॉलिड, 3 मोल Sn2+ एक्वस एरो बनाया, 3 मोल टिन लिख दो, टिन सॉलिड। फेस जरूर लिखिएगा बेटा, फेस अभी हम लोग जब नट्स इक्वेशन लगाएंगे तो वहां फेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं फेस जरूर लिखता जा रहा हूँ। आयन के नीचे एक्वस और अकेला मेटल है तो सॉलिड, ठीक है। ये आपकी सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में एक नंबर इसका मिल जाएगा, एक नंबर ये नॉट 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। बोलो, गैल्वेनिक सेल को देखकर ये बातें तो प्राइमरी थिंग्स है, मतलब ये सबसे बेसिक बातें हैं, ये फॉलो करना सारा ही है, अपनी बिल्कुल ठीक है। तो एक ये वाला अपना आप लोग ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ये वाला भी एज ए होमवर्क इसको मैं दूंगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें पूछ रहा है, एक तो स्टैंडर्ड ये में पूछ रहा है, तो अच्छा अगर आपसे ये पूछने लगे कि बताओ ये सेल वर्किंग है कि नहीं, स्टैंडर्ड जैसे तो पिछले क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता कि ये जो सेल है वर्किंग है नहीं, तो उसका तरीका होगा ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गिवन सेल वर्किंग कंडीशन में होता है, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, कई बार ई नॉट निकालो वो निगेटिव आने लगेगा, तो समझ जाना वो जो सेल दिया हुआ है वो गिवन कंडीशन में वर्किंग नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्किंग है, ठीक है, तो नॉट वर्किंग होगा। तो ये इसमें ये चाहो तो लिख लेना कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अगर वो पूछता तो ये बोल सकते थे कि ये सेल वर्किंग कंडीशन में है क्योंकि ई नॉट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, तो आगे कॉन्सेप्ट और डेल्टा जी अगली क्लास में कल मेरे ख्याल से कल ऑनलाइन क्लास है, तो कल वो है ना तो मॉर्निंग वगैरह, तो यहाँ तो जानते रैली निकलती इसलिए ऑनलाइन रखी गई क्लास, अगर मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स बच्चों को भी टीचर्स के लिए, चलो है ना। तो सर नोट्स भेज दीजिएगा, देख लो, हमें तो ऑनलाइन बताएगा।